आप इसको ये नहीं कहेंगे कि डिक्टेटरशिप चल रही है। तो क्या चल रहा है? लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा हक और अधिकार है कि देश के लोगों को राइट टू स्पीच का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है। लेकिन अगर आप लोकतंत्र के अंदर, ये बीजेपी का लोकतंत्र बता रहा हूं, अगर बीजेपी के लोकतंत्र में आप सड़क पर आकर धरना और प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, वो भी एक्सपायरी डेट के। तो आप एक बात मुझे बताइए ना, अगर देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा हक और अधिकार है वोट डालने का राइट, अगर वो वोट डालने का राइट ही निष्पक्ष होगा तो आप कैसे कहेंगे कि आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं? जरा मुझे ये तो बताइए, जिस तरीके से, और आप इतनी दूर कहां जा रहे हैं? आप मत जाइए साल 2021 में। अभी आपको बताता हूं, फेब 2024, यही 2024 के अंदर अभी पुणे के अंदर ईवीएम की जो कंट्रोल यूनिट है उसको चुरा लिया गया। ये देश चल रहा है या मजाक चल रहा है? जरा आप मुझे ये बताइए। ध्रुव राठी का जो वीडियो आया हुआ है, डेमोक्रेसी खतरे में बताई जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, एक बात आप मुझे बताइए, अगर देश की डेमोक्रेसी को खतरा नहीं है तो क्या है? अभी आप सभी लोगों ने जिस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर मेयर के चुनाव को देखा, जिस तरीके से चुनाव के अंदर धांधली को देखा, अगर वहां पर लगा सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो ये सब तस्वीरें आप सब लोगों के सामने नहीं आती। इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट देश में नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला लिया। तो अगर आप इसको मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये तो साफ साफ लोकतंत्र की हत्या है, जिस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर हुआ। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा साल 2021 के अंदर असम के एक कैंडिडेट की गाड़ी के अंदर, जो बीजेपी का कैंडिडेट था, उसकी गाड़ी के अंदर ईवीएम पाया गया। तो क्या ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है? लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा हक और अधिकार वोट डालने का हक और अधिकार है। लेकिन अगर वही जो अधिकार जो है उसमें पारदर्शिता ना रहे तो आप कैसे कहेंगे कि डेमोक्रेसी इस देश में बची है? अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो भैया, अगर आप वोट डालने को डेमोक्रेसी समझते हैं तो भैया वोट तो आपका जो है नॉर्थ कोरिया में भी डाला जाता है, वोट तो आपके रशिया में भी होते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया के अंदर रहते हैं और अगर आप वहां पर सरकार के खिलाफ वोट डालते हैं तो आपको देशद्रोही बता दिया जाता है। और अगर आप इसको ये नहीं कहेंगे कि डिक्टेटरशिप चल रही है तो क्या चल रहा है? लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा हक और अधिकार है कि देश के लोगों को राइट टू स्पीच का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है। लेकिन अगर आप लोकतंत्र के अंदर, ये बीजेपी का लोकतंत्र बता रहा हूं, अगर बीजेपी के लोकतंत्र में आप सड़क पर आकर धरना और प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, वो भी एक्सपायरी डेट के। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले क्यों किसानों के ऊपर दागे जाते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है ताकि वो रिकॉर्ड में मेंटेन ना रहे, कि अगर ये पूछा जाए कि भैया कहां है, कौन से गोले दागे गए हैं, इसीलिए वो एक्सपायरी डेट के गोले उनके ऊपर दागे जाते हैं। रबड़ की गोलियों से उनका स्वागत किया जाता है। आप पूरे विश्व में घूम लीजिए, कितनी सारी जगह पर किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन कहां पर और किस जगह पर रबड़ की गोलियां मारी गई किसानों को? बताइए ना आप मुझे। उल्टा किसान वहां पर जो है वो अपना भूसा है, कूड़ा जो है वो सरकारी भवनों पर फेंक रहे हैं। लेकिन यहाँ तो देश के किसान को सरकारी भवन तक आने ही नहीं दिया जा रहा, उसको धरना और प्रदर्शन ही नहीं करने दिया जा रहा। तो अगर आप इसको मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे ये बताइए ना, ये कहां तक गलत है? दूसरी बात ये कि देश में रेलवे बिक गया, ये सब चीजें उन लोगों को समझ में नहीं आएंगी जो लोग मोदी को या तो भगवान मानते हैं या नरेंद्र मोदी जी को अवतार समझते हैं। उन लोगों को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको बता दूं, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया और बिकेगा देश का कोना कोना, क्योंकि कोरोना से भी खतरनाक है इस देश में एक अंधभक्त का होना। वो अंधभक्त जिसने इस देश को बिकवाने की पूरी तैयारी कर ली है। और आप मुझे ये बताइए, देश की गोदी मीडिया जो 24 घंटे टीवी पर बैठकर मोदी मोदी और मोदी का राग लपती है, देश की मीडिया का काम होता है देश में महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों को दिखाना। लेकिन देश की मीडिया के आज टॉपिक क्या है? देश की मीडिया के टॉपिक है आज हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद। 24 घंटे भाड़े के, किराए के इन लोगों को बैठी रहेगी लेकर बैठकर, चाहे ये मौलाना हो चाहे पंडित हो, जो 5-5 हजार रुपए में देश में दंगे भड़कवाने का काम करते हैं। दूसरी बात ये, देश की गोदी मीडिया एक बार भी पेपर लीक पर चर्चा नहीं करेगी। अरे जो देश की सरकार पेपर नहीं सुरक्षित रख सकती वो देश की जनता को कहां से सुरक्षित रखेगी? आप खुद सोच कर देखिए ना, इनसे पेपर नहीं संभाले जा रहे। 2018 में एसएससी का पेपर लीक हो जाता है, एसएससी सीजीएल घोटाला हो जाता है, सबके सामने हुआ। एम्स पेपर लीक हो जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि यूपी बोर्ड परीक्षा जो होती है, यूपी आर्मी की जो परीक्षा है, वो पेपर लीक हो जाता है। इससे पहले एआईएमपीटी का जो पेपर था वो लीक हो जाता है। हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार से जो सरकार पेपर नहीं संभाल सकती वो देश का खाक संभालेगी। लोगों का कहना है कि ध्रुव राठी विदेश में बैठ के
तो देश को बदनाम करने का काम करते हैं। नहीं, कौन सा, एक मिनट, वो देश के लोगों को हकीकत बताने का काम कर रहे हैं, देश के लोगों की आंख खोलने का काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस होती हैं जिनको आप चुनाव में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सभी को पता है कि कोई भी चुनाव के दौरान इंडियन आर्मी के नाम पर वोट नहीं मांग सकता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना के नाम पर वोट मांगा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और योगी आदित्यनाथ ने तो इतना कह दिया, इंडियन आर्मी को भी मोदी की सेना बता दिया। और उसके बाद में जब इनके ऊपर कार्रवाई की जनता ने मांग करी तो आपको बता दूं कि इनके ऊपर 21 दिन तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, और उसके बाद में चुनाव आयोग ने यानी इलेक्शन कमीशन ने इन्हें क्लीन चिट दे दी। तो आप मुझे ये बताइए कि ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? एक बार अमित शाह जी ने राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है वो पाकिस्तानी करार दिया, मतलब अपने ही देश के एक क्षेत्र जहां से बीजेपी जीत कर नहीं आती है उस जगह को आप पाकिस्तान करार देते हैं। तो आप मुझे बताइए, ये भी सीधे तौर पर हनन है, ये भी चुनाव जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन है, लेकिन इसमें भी उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इस देश के अंदर ईडी सीबीआई की छापेमारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के ऊपर नहीं हो रही है, विपक्ष के नेताओं के ऊपर। एक बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, और बहुत बड़ी चीज के साथ में मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसे नहीं बता रहा हूं। अभी 2 दिन पहले न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी एक रिपोर्ट को छापा जिसमें उसने बताया कि सीबीआई ईडी की जो छापेमारी है वो उन तमाम लोगों के ऊपर भी हो रही है, विपक्ष के नेताओं के साथ साथ जो कंपनियां बीजेपी को चंदा नहीं देती, आपको बता दूं। और आपको बता दूं कि जब इनके ऊपर छापेमारी हुई तो उसके बाद में 23 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने आज तक भारतीय जनता पार्टी को 1 रुपए की भी फंडिंग नहीं दी, लेकिन जब इनके ऊपर छापेमारी होती है तो उसके बाद ये कंपनियां 335 करोड़ रुपए बीजेपी को डोनेट करने का काम करती हैं। ये डोनेशन कैसे दी गई? डरा कर ली गई या कैसे ली गई? मतलब साफ साफ अगर कोई बीजेपी को पैसा नहीं देगा तो उसके ऊपर रेड होगी, छापेमारी होगी, सब कुछ होगा। आपने इस देश के अंदर एक चीज सुनी होगी, एक नेता का नाम सुना होगा, हेमंत विश्वा शर्मा, ठीक है, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार, ये सब वो लोग हैं जो करप्शन में लिप्त थे, पूरी तरीके से करप्शन के अंदर जुड़े हुए थे। लेकिन जिस दिन से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, इनके ऊपर कोई छापेमारी नहीं, इनके ऊपर कोई सीबीआई की रेड नहीं, कोई ईडी की रेड नहीं। तो अगर ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या है? जरा मुझे कोई सवाल का जवाब देना कि हेमंत विश्वा शर्मा के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, नारायण राणे के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, अजीत पवार के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एक बात आप मुझे बताइए, एक समय था जिस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के लिए, ऐसी सरकार को बनाना जो भ्रष्टाचारियों से मिलकर बनी हो, उस सरकार को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इन सब चीज के बिल्कुल विपरीत हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर अगर कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करता, अभी मैं आपको आज बता देता हूं कि साल 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 400 पार के बहुमत से आ रही है। बाद इस देश के अंदर लोगों के पास में 3 ही ऑप्शन रहेंगे, या तो वो बीजेपी के अंदर आ जाएं, या फिर वो राजनीति के अंदर बोलना बंद कर दें, या फिर देश को छोड़ दें। क्योंकि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संविधान को तार तार करने का काम कर रही है। और जिस तरीके से आज अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, चाहे वो इस देश का किसान हो, नौजवान हो, चाहे फिर वो इस देश का पहलवान हो, सबको इस देश के अंदर देशद्रोही ठहरा दिया जाता है, उनको पाकिस्तानी ठहरा दिया जाता है। और एक बात बता दूं, इस देश के अंदर जो लोग कहते थे, चिल्लाते थे, मोदी है तो मुमकिन है, अब क्यों नहीं बोल रहे? अब तुम गूंगे हो गए? बताइए ना आप मुझे। इसी पे द प्रिंट मीडिया लिख रहा है कि जो डिक्टेटरशिप वाली वीडियो ध्रुव राठी की, उसमें ध्रुव राठी ही गलत है। अच्छा, जरा कोई मुझे सवाल का जवाब तो दे दे कि इस देश के अंदर, जिस देश के अंदर मेयर चुनाव में अगर बीजेपी नहीं जीतती तो धांधली करके जिता दिया जाता है, तो डिक्टेटरशिप नहीं तो क्या है? अगर कोई मोदी सरकार का विरोध और प्रदर्शन कर ले तो उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, तो ये डिक्टेटरशिप नहीं तो क्या है?